हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग के बारे में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस तरह से ये आपके एग्रीमेंट से डिफरेंट है। क्लियर। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अगर हम एक वैध अनुबंध की बात करें, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो उसके लिए आप उसमें कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से तत्व मानेंगे कि वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तब जाके वो एक अपने क्या बनेगा, एक वैलिड या लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपके जो फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे पढ़ा जाएगा आज के लेक्चर के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट जो आपका बनेगा वो बनेगा टू और मोर पार्टीज। टू या मोर पार्टीज यानी कि दो या अधिक पक्षकार। एक्चुअल में क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर मान लो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके साथ कोई दूसरा पक्षकार ज़रूर होना चाहिए। जैसे हम शादी की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे आपके एक तो होती है ब्राइड और एक होता है ग्रूम, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, शादी होती है। ऐसे ही एक किराएदार और एक मकान मालिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे ही एक इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। ऐसे ही एक परचेजर और एक सेलर के बीच में होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एक होता है प्रपोजल और एक होती है मेनली एक्सेप्टेंस, और इन दोनों से बनता है आपका एक एग्रीमेंट। अगर हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिलाते हैं तो आपका एग्रीमेंट बनता है, और अगर इसको एनफोर्स किया जाए किससे, लॉ से, तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दो पार्टीज कम से कम दो, और ये पूरी जनता हो सकती है, पूरी पॉपुलेशन हो सकती है किसी कंट्री की, ध्यान रखना। एक हो जाए है प्रपोजल रखने वाला, जिसे हम प्रपोजर या ऑफरर कहेंगे, जो ऑफर दे रहा है, और एक होता है ऑफरी या प्रोमाइजी, जो प्रॉमिस को स्वीकार करेगा, जो उस ऑफर को स्वीकार करेगा, उस स्वीकारकर्ता को हम क्या कह रहे हैं, दूसरी पार्टी कह रहे हैं। ऐसा ही इसके अंदर है, ऐसा ही परचेजर और सेलर के बीच में है, ऐसा ही एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में। क्लियर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी व्यक्ति स्वयं से अनुबंध नहीं कर सकता। अगर आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए कम से कम कितने, दो पार्टीज़ का होना कैसा है, आपके ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट को ठहराव या समझौता बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले की तरह से कल बताया था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिलाने से आपका क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट को अगर एनफोर्स्ड बाय लॉ किया जाए तो आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर। अगर हम इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ देखें कि अगर मैंने इसको ऐसे की जगह ऐसे लिख दिया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो बात तो वही हो गई ना। एग्रीमेंट का मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और एनफोर्स बाय लॉ मैंने जो क्या होता उतार दिया है। यानी कि हर लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का होना मस्ट है, इसको होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट कैसे होगा कि भाई एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, दो लोग हैं और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए ने क्या किया, अपनी एक पुरानी बाइक को बेचने का ऑफर रखा, अपनी एक पुरानी बाइक को बेचने का ऑफर रखा। ऑफर कब रखा है, ऑफर रखा है 2 सितंबर 2020 को। ठीक है। और ये ऑफर रखा है उसने 30,000 रुपये में, बाई पोस्ट बाई लेटर। ध्यान रखेंगे हम, बाई पोस्ट बाई लेटर ए ने बी को क्या किया, ये ऑफर दिया। जैसे ही बी ने इसको ऑफर ए ने इसको बी को ऑफर दिया, बी ने भी ए को एक ऑफर दिया
कि भाई मैं आपकी जो बाइक है उसको 30,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि ए ने भी 30,000 रुपये में बेचने का ऑफ़र रखा है और बी ने भी 30,000 रुपये में ख़रीदने का ऑफ़र रखा है। तो दोनों की तरफ से ऑफ़र आ रहे हैं। आप अपने माइंड से कभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे, आप खुद ये कभी नहीं सोचेंगे कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नो, नहीं हुआ। हालांकि इन दोनों के माइंड में एक ही अमाउंट है, ये 30,000 रुपये में ख़रीदना चाहता है और ये 30,000 रुपये में बेचना चाहता है, लेकिन इन दोनों में से एक्सेप्टेंस तो किसी ने दी ही नहीं है। ये भी ऑफ़र दे रहा है, ये भी ऑफ़र दे रहा है, चाहे उनकी शर्तें कैसी हैं समान है, चाहे वो जो बता रहे हैं वो सारी की सारी बातें कैसी हैं एक जैसी है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में किसी ने भी अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी है। तो ध्यान रखना है, इसको हम एग्रीमेंट नहीं कहेंगे और ये कभी भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसको हम कहेंगे क्रॉस ऑफर। इसको हम क्रॉस ऑफर या प्रति प्रस्ताव कहते हैं। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रस्ताव रखा जाता है, जिन शर्तों के साथ उसने प्रस्ताव रखा है उन्हीं शर्तों के साथ दूसरे व्यक्ति ने उसके सामने क्या रखा? प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर जो आपके प्रस्ताव पे प्रस्ताव चल रहे हैं वो क्रॉस ऑफर माने जाएंगे, उसको हम एग्रीमेंट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रखेंगे। अब ये एग्रीमेंट कैसे बनता कि जब इसने 30,000 के अंदर बाइक को बेचने का ऑफर रखा और बी उसको एक्सेप्टेंस देता कि भाई हाँ मैं आपकी बाइक को परचेज करने के लिए तैयार हूँ, तो इसको एग्रीमेंट माना जाता। और चूंकि इसमें लॉ भी एनफोर्स होता है तो उसको हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मानते। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो सेकंड पॉइंट या एसेंशियल फैक्टर बनता है वो बनता है आपका कि आपके एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्रपोजल और एक एक्सेप्टेंस जरूर होनी चाहिए, यानी कि एक एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। अगर दोनों की दोनों पार्टी सेम टाइप की कंडीशन से एक दूसरे को ऑफर करती हैं तो उसे क्रॉस ऑफर माना जाएगा, ना कि उसे एक एग्रीमेंट माना जाएगा। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं डिज़ायर ऑफ एस्टैब्लिश लीगल रिलेशंस। देखो मैंने आपको इस बारे में बताया था जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक वो एग्रीमेंट होता है जो पार्टीज़ के कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज़ जो होती हैं उनके कुछ लीगल ऑब्लिगेशन और कुछ लीगल राइट्स क्रिएट करेगा, यानी कि उनके बीच में जो रिलेशन होंगे वो लीगल रिलेशन होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? कोई भी एग्रीमेंट जो लीगल रिलेशन बनाने के लिए नहीं किया गया है उस वो हमेशा एग्रीमेंट ही कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई एग्रीमेंट आपस में लीगल रिलेशन बनाने के लिए किया गया है तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको लीगल रिलेशन बनाने हैं भाई। जैसे मान लो एक बंदा है राम और एक है श्याम। राम ने क्या किया? श्याम को एक फिक्स डेट पर अपने यहाँ पार्टी में इनवाइट करने का प्रपोजल रखा, प्रस्ताव दिया कि फ़लानी डेट को आपको मेरे यहाँ डिनर पे आना है विद फैमिली। अब क्या हुआ है कि राम ने जब ये ऑफ़र रखा तो श्याम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ हो गई, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अब पता चला कि जिस डेट को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना था उस डेट को शाम को कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से उनकी फैमिली वहाँ पर जो इनविटेशन था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाई। तो राम ने जो डिनर तैयार करवाया था उसमें जो लगा खर्चा है वो वेस्ट हो गया। अब ऐसी कंडीशन में इस सारे के सारे खर्चे को रिफंड लेने के लिए वो श्याम पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना है आपको, श्याम पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे थे? सोशल रिलेशंस थे। इनके बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं है। ध्यान रखना है आपको भाई। अगर मान लो एक कस्टमर है और ये कस्टमर जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में जाके कोई चीज़ ऑर्डर करता है और उसको कंज्यूम करता है और उसका बिल पे नहीं करता। ध्यान से सुनेंगे, हम उसका बिल पे नहीं करता तो रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो उस कस्टमर से पैसे लेने के लिए कोर्ट में केस भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनके रिलेशंस कैसे हैं? लीगल रिलेशंस हैं। वहाँ पे वो एक बिजनेस डील हुई है।
लेकिन यहाँ पे इस तरह के जो आपकी पार्टी का आपका इनविटेशन था उसको लेकर यहाँ पर एक सोशल रिलेशन हो रहा है। तो इस तरह के एग्रीमेंट जिनमें सोशल रिलेशन, रिलीजियस रिलेशन, आपके पॉलिटिकल रिलेशन, इस तरह के रिलेशन बनाने के लिए आपके जितने भी क्या होते हैं एग्रीमेंट होते हैं उन सबको हमेशा एग्रीमेंट ही माना जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनमें होती है लीगलिटी फैक्टर, और लीगलिटी फैक्टर के द्वारा आपका जो दोनों पार्टीज होती हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में कुछ लीगल ऑब्लिगेशन और कुछ लीगल राइट्स क्रिएट होते हैं। तो अगर आपका मानस, अगर आपकी डिज़ायर इस चीज़ की है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हम प्रपोजल रख रहे हैं, जो हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, इससे हमारे बीच में लीगल रिलेशन बने, तो फिर आप क्या मानेंगे, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ चुका है। और नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि जो पक्षकार हैं आपके, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखो, सभी व्यक्ति लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कुछ खास व्यक्तियों को ही क्या किया गया है, इसके लिए कैपेसिटी मानी गई है, इसके लिए एलिजिबल माना गया है। इसलिए आप ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो केवल इस एक्ट के अंदर इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी वाले माने गए हैं, अगर उनके बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। और अगर उसके अलावा जो लोग इसके लिए सही नहीं पाए जाते हैं या एक्ट के अकॉर्डिंग उनको इसके लायक नहीं माना गया है, उनके द्वारा अगर ये कोई किया जाता है तो वो सारे के सारे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो व्यर्थ माने जाएंगे, मतलब उन्हें वैध अनुबंध की श्रेणी में रखा नहीं जाएगा। क्लियर? तो वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। माइनर पर्सन जो होते हैं, माइनर पर्सन का मतलब होता है अवयस्क व्यक्ति। अवयस्क व्यक्ति जो होते हैं वो सारे के सारे व्यक्ति आपके कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं कि उनको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में माना नहीं जा सकता। जैसे कि आप देखते हैं किसी भी बच्चे के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होती है वो उसके पेरेंट्स ही लेते हैं, गार्जियंस ही लेते हैं, तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अभी कैपेसिटी नहीं रखते, तो इसलिए माइनर्स को लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। तो जो पक्षकार कैपेसिटी नहीं रखते उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अनहेल्दी माइंड, अनहेल्दी माइंड यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों को भी अनुबंध करने के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, योग्य नहीं माना गया है। अनुबंध अधिनियम 1872 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, भाई अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन होगा, जिसको ये ही नहीं पता कि इस काम को करने से, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मुझे कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं, मुझे कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं, इसके बारे में ही पता नहीं है, तो वो व्यक्ति जो होता है उसको अनहेल्दी माइंड रखा गया है। इसमें आते हैं आपके हैं पागल व्यक्ति आते हैं, नासमझ आते हैं, मूर्ख आते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो शराबी है, ध्यान रखना, एक व्यक्ति जो शराबी है जबकि वो इस तरह की व्यवस्था में होता है वो उस समय अनुबंध नहीं कर सकता। इसके अलावा सम्मोहित व्यक्ति, यस, हिप्नोटाइज जो पर्सन होते हैं उन व्यक्तियों को भी इसके अंदर अस्वस्थ मस्तिष्क का माना गया है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए उनको यहाँ पर इसके लिए लायक नहीं माना गया है। क्लियर? और नंबर 3 पे आते हैं नॉन कैपेबल डिक्लेयर्ड बाई लॉ। यस, लॉ के अकॉर्डिंग भी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने कुछ खास व्यक्तियों को अनुबंध से करने से रोका है कि ये लोग अनुबंध नहीं कर सकते। जैसे जेल में बंद एक कैदी, ध्यान रखना,
एक व्यक्ति जो जेल काट रहा है, जेल में बंद है, वो कभी भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके यहाँ पे आपकी कंट्री में बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के एम्बेसडर रहते हैं, ध्यान रखना। वो एम्बेसडर आपसे अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके पास इस तरह की परमिशन नहीं होती, ध्यान रखना है। एक कंपनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, उसकी तरफ से कोई जो एक ऑथराइज पर्सन होता है वही करता है, क्योंकि आपने जो एक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आप जानते हैं। हालांकि हमने 11th में पढ़ा था इसके बारे में कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन वो कंपनी थोड़ी करेगी, उसकी तरफ से जो ऑथराइज पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई बंदा होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, वो लोग करते हैं। तो इसलिए एक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक मुख्यमंत्री, ये लोग कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोगों को यहाँ पर 1872 एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को कैपेबल नहीं माना गया है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी हैं, एक तो माइनर्स, एक आपके अनहेल्दी माइंड वाले व्यक्ति, और तीसरा जिनमें उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनको लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। वो सारे के सारे व्यक्ति लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो आपके अकॉर्डिंग जो बंदे लीगल एलिजिबल है, इसके लिए लीगली एलिजिबल हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी रखते हैं, इन तीनों को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो सभी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी रखते हैं और लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से 4 पॉइंट्स आपने आज डिस्कस किए इस बारे में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके कुछ और फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।